बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर तो हमारे प्रोग्रामों में तफसील से बात होती है। अवामी बहुत बड़ा मसला बत्ती की अदम दस्तियाबी है, बिजली की अदम दस्तियाबी है, लोड शेडिंग है, क़यामत ख़ेज़ गर्मी और घंटू लोड शेडिंग। वजह क्या है, इस वक्त शॉर्टफॉल है कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, क्या वाक़ईतन मुस्तक़बिल करीब में मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से कुछ छुटकारा नहीं मिल पाएगा, और क्या वजह बनी, कहाँ गफलत हुई कि इस बहरान का भी पूरी कौम को सामना है। इस पर तफसील से आज हम बात करेंगे। अवामी रद्द-ए-अमल भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, माहिरीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर स्पीकर आज शाम सब इंतज़ार करते रहे, PTI अरकान वहाँ नहीं आए। तासुर यही है कि गालिबन इत्तेहादी सरकार इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेगी। फिर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को लाहक जो ख़तरात हैं, बाबर अवान साहब ने एक बड़ा अलार्मिंग बयान दिया। उसके बाद क्या सूरत हाल है, पार्टी की तंजीम साजी भी पंजाब में हो रही है। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दी, उस पर PTI ने उसे क्यों मुस्तरद किया, ये आज के मौज़ूआत। लेकिन बिजली से शुरू कर लेते हैं सर। आती नहीं है बत्ती, और अगर आती भी है तो चंद घंटों के लिए, और मिलती भी है तो इंतहाई महंगी। अब तो 24-25 रुपये का यूनिट हो जाएगा, नेपरा ने मंजूरी जब दे दी। तो अवामी रद्द-ए-अमल हमने कुछ उसका इंतखाब किया है। देखिए पहले अवामुन्नास से सूरत हाल पर क्या कहते हैं। बिजली की सूरत हाल यही है, घंटा आ रही है, घंटा जा रही है, ठीक है। जो काम करने का वक्त होता है और फिर लाइट चली जाती है, कस्टमर भी खराब हो रहा है। 8-8 9-9 घंटे बत्ती नहीं आती, जो मासा भोरा काम सी ओदा भी खाना खराब हो गया। आवाम तो ज़्यादा ही परेशान है, लेकिन पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली भी महंगी कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली तो कम से कम दें। कुछ लोग बूढ़े होते हैं, बच्चे जो हैं वो चीखे मारते हैं, बूढ़े जो हैं बीमार हैं, वो बीमार जो आदमी जब बिजली जाएगी तो फिर आवाज़ आ रही होगा। पूरे दिन जो है वो लाइट आ रही है जा रही है, ना किसी टाइम सुकून है, ना गैस है ना बिजली है। अल्लाह इनको हदायत दे। आवाम ने परेशान होना ही होना, जब बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, आवाज़ आ रही है। और सबसे बढ़कर ये है कि ये जिनको फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं उनको बंद करें। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। लोड शेडिंग की ये सूरत हाल है कि हर घंटे के बाद जो है लाइट चले जाती है। बाहर निकल नहीं सकते, बाहर निकलो तो लोग चोरियां करते हैं। यहाँ पे मोबाइल छीन के लगाए कल परसों हैं, और लाइट नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। आपको पता है गर्मी में बैठे रहते हैं पूरी रात दरवाज़ा बंद करके। और ये कि कितने बजे, 2 बजे लाइट जाती है तो 4 बजे आती है बेटा। नॉर्मली हमारे 2.5 घंटे की लाइट जा रही थी 3 बार, लेकिन ये जब से गर्मी शुरू हुई है तो ये इसका दौरानिया इन्होंने 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे कर दिया, और बिल्कुल गैर एलानिया। आज हमने बहुत कोशिश की कि खुर्रम दस्तगीर साहब से, मिफ्ता इस्माइल साहब से या डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से बात हो सके। ताहाल इनमें से कोई भी शख्सियत जो है वो दस्तयाब नहीं हो पा रही प्रोग्राम में इस मामले पर बात करने के लिए। ऑन एयर भी हम अनाउंस करें कि अगर सुन रहे हैं तो तशरीफ़ लाएँ प्रोग्राम में। पर्दे में है जी, पर्दे में है, या फिर मौजू ऐसा है कि उस पर बात करते हुए झिझक कहते जनाने में है। अजब बात ये दौलताने में है, अजब बात है, जनाने में है, गुस्ल खाने में है। ये जमिया मुमताज़ मोहम्मद खां दौलताना थे ना, वज़ीर आला पंजाब जी, तो को टेलीफोन किया जाता था, अवॉइड करना चाहते थे तो जवाब आता था कि जनाने में है, या फिर कहते थे गुस्ल खाने में है। तो उसमें मेरा ख्याल कि ये मजीद लाहौरी साहब का शेर है या किसी और का है कि जनाने में है, गुस्ल खाने में है, अजब बात ये दौलताने में है। वाह वाह, शुक्र है उन्होंने रदीफ काफ़ी में मैं खाना नहीं डाल दिया। अच्छा सर, तो खैर वो अलग चीज़ है ना। असल बात ये है, देखिए आपने ये जो रद्द-ए-अमल सुनाया है या दिखाया है, ये तो एक, इसमें तो कोई अचंभे की बात है नहीं। बुनियादी बात यह है कि बिजली जो है वो ज़रूरत के मुताबिक पैदावार उसकी नहीं हो रही, वो मैं अर्ज़ करता हूँ, उसकी तफसील नहीं हो रही, और फिर जो बिजली पैदा हो रही है वो महंगी बिजली पैदा हो रही है, क्योंकि आप तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल से पैदा कर रहे हैं, आप LNG से पैदा कर रहे हैं। एक रोना थोड़ी है। देखिए, एक अगर आप कालाबाग डैम बना चुके होते तो कम और बेश 4000 मेगावाट बिजली आपके सिस्टम में आ चुकी होती। वक्त मनसूबाबंदी नहीं हो सका ना, वो पता नहीं, अब उसको परवान नहीं चढ़ सका। और बात यह है कि ये सालों मनसूबाबंदी करनी पड़ती है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो कम बेश यही सूरत हाल थी जो इस वक्त दरपेश है। फिर उन्होंने बिजली के कारखाने लगाए और दिन रात एक करके उस बहरान पे काबू पाया, लेकिन
वो बिजली थी LNG की, पावर प्लांट्स की, उससे पैदा हो रही थी, तेल से पैदा हो रही थी। देरपा वो भी सोल्यूशन तो नहीं था। अब मसला ये था कि देरपा मुआहदे किए गए LNG के कतर के साथ। अब नई हुकूमत ने आके जो उसको उन मुआहदों को एक तरफ रख दिया, दूसरे मुआहदे किए नहीं, अब टर्मिनल लगाया नहीं, और इस तरीके से अब बस करप्शन करप्शन करप्शन। और बेचारे हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब, उनको जेल कितना अरसा जेल काटी है उन्होंने। लेकिन ये जो कितने अफसर हैं, महीना डेढ़ में जो लोड शेडिंग हुई है, ये पिछले PTA के 3.5 सालों में तो इतनी लोड शेडिंग है ना, इसलिए कि गर्मी बहुत शदीद हुई है पहले पिछले वर्ष, और पानी नहीं, इसमें बहस करने का कोई फायदा नहीं ना, कट हो जाती की बात नहीं। हम तो मसला समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये डॉलर जो है उसकी कदर बढ़ गई और बहरान पैदा हुआ, यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, अब उससे बिजली की कीमत बढ़ गई। अब बिजली इतनी कीमत में पड़ रही है, आप उसको बना नहीं पा रहे, कीमत वसूल नहीं करेंगे, एक बिजली का यूनिट बेचेंगे आपको नुकसान होगा। वो मैंने शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि 50 रुपए में यूनिट पड़ेगा, नहीं वो तो बेचेंगे कैसे? और फिर लाइन लॉसेस अलग हैं, वो है, चोरी अलग है, एक तकरीबन 2-2.5 हज़ार का तो लाइन लॉसेस है। तो ये जो है सर जोड़कर ये कौमी बहरान बन चुका है। हमने एक पूरा देखा ना, एक पूरा सिस्टम है ना, मगरबी पाकिस्तान था ना एक, जब ये सारा वापडा बना और दूसरा बना, एक ही सूबा था ना, फिर 4 सूबे बन गए। अब उस एक सेंट्रल सिस्टम था हमारा, ट्रांसमिशन का भी और पैदावार का भी। या तो मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर बिजली पैदा होती, जब हम छोटे थे उस शहर शहर बिजली अलग पैदा होती नहीं। अब ये सिस्टम जो है वो सुहाने रू बन गया, आपको की चोरी हो रही है। हमने बात की है सर आरिफ हबीब लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च ताहिर अब्बास साहब से एनर्जी के ऊपर, उनसे पूछे पे बात करते हैं। असल बात ये मसला तो सामने है, हल क्या है? हल क्या है? मैं उनसे बात करता हूँ। आपको सर खुशामदीद कहते हैं ताकि हमारी बात भी सुन लें। इस वक्त जो ताज़ा हकायक हैं वो ये है कि शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट तक जा पहुँचा है, पैदावार जो है वो 19,207 मेगावाट के आसपास है और तलब 27,000 मेगावाट की। इससे आप उसका शॉर्टफॉल का अंदाजा लगा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 2 घंटे होनी चाहिए लोड शेडिंग। नहीं 2 घंटे तो नहीं है। उनके वजीर कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। आप खुरम दस्तगीर कहते हैं डॉलर दीजिए, पैसा दीजिए, झोंकिए इसमें। 12 से 14, 14 से 16 घंटों तक की लोड शेडिंग है। और खुरम दस्तगीर साहब इस नुक्ते पर क्या फरमा रहे थे, जरा वो भी देख लीजिए। मुल्क में वो तमाम लोग जो लोड शेडिंग की तकलीफ़ सह रहे हैं, उनको इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक बेहतरी नज़र आएगी। लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगी, लेकिन एक वाज़ेह बेहतरी का इम्कान जो है वह पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म ने हमें हर किस्म के वसाइल फराहम करने का जो हमें हुक्म दे दिया है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही काबिल इत्मीनान चीज़ है। ताहिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 16 घंटों की लोड शेडिंग इसबाब पर शामी साहब बात कर रहे थे, कुछ हकायक भी आपके सामने रखे, शॉर्टफॉल कितना है, ये इस कदर शदीद बहरान की बुनियादी 2-3 वजूहात के हैं, फिर हल की तरफ जाते हैं। जी शुक्रिया जामी साहब। देखें, सबसे पहले अगर मैं इसकी बुनियादी वजूहात बताऊं तो सबसे जो बड़ी इसमें वजह है वो जो कमोडिटीज का सुपर साइकिल है, जो इस वक्त तेल की कीमतें हैं, जो LNG की कीमतें हैं, जो कोल की कीमतें हैं, वो अगर मैं पिछले साल जून 2021 से कंपेयर करूं तो वो तकरीबन 100% इजाफा उसमें जो है वो हो गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले साल जो है वो LNG पे जो है वो 12 रुपए का यूनिट बनाते थे, अब हम 26 रुपए का यूनिट जो है वो बना रहे हैं। कोल पे हमारी पिछले साल जो पैदावार थी उसकी लागत तकरीबन 8.5 रुपए पर किलोवाट आवर आती थी, अब 27.5 रुपए आ रही है। इसी तरह फर्नेस ऑयल जो पिछले साल जो है वो हम लोग 17 रुपए में बिजली बना रहे थे, अब वो 36 रुपए हो गया है। और डीजल की अगर मैं बात करूं तो जो 20 रुपए का यूनिट होता था वो अब जो है वो तकरीबन 30.5 रुपए पर किलोवाट आवर हो गया है। सो आप ये समझ लें कि ऑन एन एवरेज तकरीबन 100% इजाफा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो तेल की कीमतें, कोल की, LNG की बढ़ी हैं उसकी वजह से जो हुआ है। तो उससे होता ये है कि जो बिजली के कारखाने हैं उनकी जब फ्यूल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो उनके पास पैसे नहीं होते कि वो नया फ्यूल जो है वो खरीद सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में एक सर्कुलर डेट का मसला है और उस सर्कुलर डेट के मसले की वजह से जब उनको पैसे मिलते नहीं है, उनकी रिसीवेबल पोजीशन बढ़ती जाती है। यानी तो बिजली के पैसे उनको मिलते नहीं है,
बर वक्त, और वो तेल खरीद नहीं सकते, तो और पेमेंट जो है पेमेंट कैपेसिटी के मुताबिक होनी है। जी, तो उनकी जो बेसिकली लोड है, लोड फैक्टर जिसको आप कहते हैं, जनरेशन कैपेसिटी जिसको आप कहते हैं, कि जो वो चल रहे होते हैं तो वो फिर अपनी लोड फैक्टर को कम कर देते हैं। जब वो लोड फैक्टर को कम करते हैं तो आपकी पैदावार जो है वो हिट होती है। तो अगर आप देखें तो इस वक्त जैसे आपने जिक्र किया कि तकरीबन 20,000 मेगावाट की हमारी जनरेशन है और तकरीबन 27,000 मेगावाट की जो है वो डिमांड है। तो ये 7,000 मेगावाट की जो है वो इस वक्त शॉर्टफॉल है इसमें। अच्छा, इसमें दूसरा एक बड़ा रीजन ये है कि देखें अब हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई है। हमारा जो पीकेआर यूएसडी पैरिटी है वो इस वक्त 200 पर ट्रेड हो रही है। तो एक हिट तो इनडायरेक्टली यहाँ से भी आती है, क्योंकि आपके बिजली के जितने भी टैरिफ हैं वो ज्यादातर डॉलराइज्ड टैरिफ हैं। जब वो डॉलराइज्ड टैरिफ हैं तो आप ईंधन जो भी खरीदते हैं, जो कि इम्पोर्टेड ईंधन की मैं बात कर रहा हूँ, वो डॉलर में उसकी पेमेंट करनी होती है। तो अगर आप 170 पे खरीद रहे हैं, वो 200 रुपए हो गए, तो अगर कोयले की कीमत नहीं भी चेंज होगी तो 30 रुपए की तो हिट वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी। सही। अच्छा, तीसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस दफा जैसे शामी साहब ने भी जिक्र किया कि जो गर्मी की है तादाद थोड़ी सी जो है वो इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से, शिद्दत की वजह से हमारा जो एवरेज जो हमारी डिमांड है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो तलब बढ़ी हुई है। अच्छा, चौथा एक और इम्पोर्टेंट रीजन जो कि यहाँ पे मेंशन करना मैं जरूरी समझूंगा कि देखें जो क्लाइमेट चेंज का असर है ना वो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान पे भी हुआ है। और उसमें फिर हुआ ये है कि जो पहले हमारे, अगर हम आज से 5 साल पहले देखते हैं तो मई, जून, जुलाई में जो है वो हमारे जो हाइडल डैम्स हैं, जहाँ जो हम पानी से बिजली बना रहे हैं, वो पीक होते थे। बट अब चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ देर से पिघलती है, तो अब हमारी ये जो पीक महीने होने लगे हैं, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाने लगे, क्योंकि पीछे से बर्फ ही नहीं पिघलती तो वो पानी नहीं आता, तो आपकी हाइडल डाउन होती है। जबकि आपका जो गर्मी के लिहाज से अर्बन एरियाज में, और अगर आप पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो गर्मी का सीजन पीक जो है वो जून एंड जुलाई में हो जाता है। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से पीछे से पानी नहीं आता, तो जिसकी वजह से हमारी हाइडल कैपेसिटी जो है वो, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है, या कोई चारा कर सकते हैं? जी देखें, इसमें जो है वो सबसे पहले तो ये कि जो जब तक कमोडिटी की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, तो जब तक बिजली तो जो है वो महंगी हमें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इसके अलावा इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट करती क्या है कि जाहिर सी बात है, जब इतनी ज्यादा पैदावार की बिजली जो है वो बन रही है, 24 रुपए का एक यूनिट है जो कि गवर्नमेंट अभी नोटिफाई करेगी, नेपरा ने ऑलरेडी उसको रिकमेंड कर दिया है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो लोड मैनेजमेंट करती है ताकि जो बेसिकली जितनी पैदावार हो रही है उसको तकसीमकार तरीके से जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि हर जगह थोड़ी थोड़ी जो है वो लोड शेडिंग हो, और जहां ऑब्वियसली लाइन लॉसेस ज्यादा है, जहां पे रिकवरी कम है, वहां पे जो है वो थोड़ी ज्यादा लोड शेडिंग हो। तो फॉर टाइम बीइंग, जब तक ये कमोडिटी का सुपर साइकिल नहीं खत्म होता और प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जून के बाद मैं जुलाई की भी बात करूं, तो यहाँ से हमारी हाइडल जनरेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो रिलेटिवली थोड़ी जनरेशन बेहतर होगी। इसी तरीके से एक न्यूक्लियर की हमारी थोड़ी सी जो है वो कैपेसिटी, जो कैनेप 3 है वो ऑनलाइन आई है, तो उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी डिपेंडेंसी जो है वो ग्लोबल कमोडिटीज पे नहीं है। इस वक्त जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका शेयर कितना है हमारा कुल पैदावार में? सर, कुल पैदावार में आप समझ लें कि इस वक्त नहीं, परसेंटेज की बात करूं। हाँ जी, अगर परसेंटेज में अगर हम देखें तो ये तकरीबन जो है वो इस वक्त 15 से 16% के करीब है हमारा न्यूक्लियर शेयर। इसके कोई अभी पाइपलाइन में भी है कोई मंसूबे? नहीं, जो एक बड़ा 1100 मेगावाट का था लास्ट कैनेप 3, वो ऑनलाइन आ गया है, लेकिन उसकी भी यूटिलाइजेशन कम है, तो वो उम्मीद है कि वो अगले महीने से थोड़ी और बेहतरी की तरफ जो है वो आ जाएगा। ठीक। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम बारिश का इंतजार करें, कुछ गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो पहाड़ों पर बर्फ पिघले, फिर कोई बारिश हो, कोई पानी आए, कोई दुआ करें जंग खत्म हो जाए यूक्रेन की और रूस की, कोई डॉलर की कदर जो है कोई रुपए के मुकाबले में घट जाए, तो ये सारी बातें तो फिर दुआ की हैं। जी, क्योंकि सिचुएशन इसी वक्त ऐसी है कि हाइडल में गुंजाइश है। आई थिंक हाइडल और न्यूक्लियर थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो जाएगा अगले आने वाले महीनों में, लेकिन बाकी इसके अलावा देखें सर, इसकी फिर रूट कॉज क्या हुई? इसकी रूट कॉज ये हो गई कि जब तक आपकी एनर्जी सेक्टर का दारोमदार इंपोर्टेड फ्यूल पे रहेगा, आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे। तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो हम लोकल तरीके से बिजली बना सकते हैं, जैसे थर कोल है, थर कोल को फर्दर एक्सप्लॉइट जो है वो हमें करना चाहिए। थर कोल से हम बेस लोड जो है वो हमें
हर कोल की तरफ लेके आना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड फ्यूल से हट के जो है वो लोकल उस पे आ जाए, वरना तो ये मामला कमोडिटी साइकिल 5 साल बाद। ये बात भी ये हमारे डॉक्टर फरीद मलक साहब तो बार बार हमें जोर देते हैं, जो साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन रहे, कि आप कोयले से गैस भी पैदा कर सकते हैं, और गैस पैदा करें तो गैस की ज़रूरियात भी हमारी पूरी हो सकती हैं। आपका इस हवाले से कोई आपकी स्टडी है? सर देखें, इसमें जो है ना वो, अगर हम ये एक अलग प्रोसेस है कि कोयले से हम गैस पैदा, अगर हम सिर्फ जो कोयले का पोटेंशियल है, जो इसमें ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में ज्यादा काम हो गया है, उसमें एक पावर प्लांट चल रहा है, बाकी और आ जाएंगे, ब्लॉक 1 और 2 को ही मैक्सिमम कर देना, तो यहीं से हम लोग कोई जो है वो तकरीबन 3 से 4 हजार मेगावाट जनरेट कर सकते हैं। अभी जो है वो सिर्फ एक पावर प्लांट चल रहा है, 2 और आ जाएंगे, 660 मेगावाट का एक ऑपरेशनल है और 660 के 2 और जो है वो आ जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी लगी हुई है और जो पाइपलाइन में है और जो उनका दारोमदार है उसी को कंप्लीट कर लेना, तो हमारे मुल्क में 3 से 4 हजार मेगावाट जो है वो सर पे आ जाएगी। और गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना भी चाहिए कि ये जो माइनिंग जंगी बुनियादों पे काम करना चाहिए। जी, जब तक आपकी रिलायंस लोकल फ्यूल पे नहीं आएगी तो हम इसी तरह डिपेंडेंसी हमारी जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे रहेगी। आपकी जो गुफ्तगू है उसको एक तरफ रखें, और साथ हमाद अजहर साहब का चंद रोज़ पहले जो रद्द-ए-अमल था वो आपकी नज़र करूँगा ताकि आप इस पर आनमाई फरमा सकें। वो कहते हैं कि एक तो वज़ीर बिजली और पेट्रोलियम से वो बदतरीन लोड शेडिंग पर फौरी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और वो कहते हैं जी वो पावर प्लांट जो तहरीक इंसाफ के दौर में कभी बंद नहीं हुए वो अब या तो बंद पड़े हैं या 25% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। इसमें सीपैक के भी प्लांट शामिल हैं। बद इंतज़ामी की इंतहा हो चुकी है। क्या ये वाकई महज बद इंतज़ामी का मामला है? देखिए, इसमें जैसे मैंने स्टार्ट में ये बात कही कि एक कोई भी पावर प्लांट है, लेट सपोज कोल का पावर प्लांट है जो कि सीपैक के अंडर लगा हुआ है, आप अगर उसके रिसीवेबल पोजीशन क्लियर नहीं करोगे तो उसके पास दूसरा ईंधन खरीदने के पैसे नहीं होंगे। अच्छा, और ये तो चले एक नॉर्मल सिनेरियो है। अब आप ये इमेजिन करें कि जो कोल $100 पर टन का मिलता था, आज वो $350 पर टन का मिल रहा है, तो 3.5 गुना इजाफा जो है वो उसकी कॉस्ट में भी हो गया है और आपको पैसे वैसे ही नहीं मिल रहे। तो जो लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होता है उसकी वजह से जो पावर प्लांट है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि वो अपना जो लोड फैक्टर है उसको, उसकी यूटिलाइजेशन को कम कर दें, पावर प्लांट को कम चलाएं, जितने पैसे आ रहे हैं उसी से तेल खरीदा जा रहा है, कोल खरीदा जा रहा है और पावर प्लांट को चलाया जा रहा है। तो ये बात सही है, ये बात सही है कि पावर प्लांट का लोड फैक्टर जो है वो कम हो गया, और उसका बुनियादी रीजन जो है वो पैसे ना मिलना और उसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटीज का बढ़ना है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बास साहब, तफसील से आपने बात की। वो तो आपका आप तो दुआ पे आ रहे हैं फिर। देखिए बात नहीं, देखिए एक तो कोयला जो है जंगी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा उससे बिजली पैदा की जाए, कोयले से जो गैस बनाई जा सकती है उस मंसूबे पे काम शुरू किया जाए। दूसरा देखा जाए, ईरान से बिजली आ सकती है, सेंट्रल एशिया से बिजली आ सकती है, वो पानी से बिजली पैदा करते हैं, सस्ती बिजली होती है वहाँ हमें जंगी बुनियादों पर, वो जो कहते हैं पंजाब स्पीड और शहबाज स्पीड, तो पाकिस्तान स्पीड, वो स्पीड जो है उससे काम लेने की ज़रूरत है। दिन रात एक कर दें, सेंट्रल एशिया से बिजली ले आए, ईरान से जायजा ले लें। फौरी नहीं आनी ना सर, भाई आएगी तो उम्मीद तो होगी अगले साल आ जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और तजवीज़ दी है, वो ये कहते हैं हफ्ते 2.5 घंटे, हफ्ता 2.5 दिन छुट्टी कर दें। हाँ, और जुमे के रोज़ आधा दिन, वो भी ठीक है, 4.5 दिन यानी काम होगा। और वो कहते हैं कि काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए, सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत। तो अब ऐसा मेरी तजवीज़ भी है एक और, क्या कि 6-7 दिन काम बंद कर दें। क्या करें? दफातर बंद कर दें, घर से काम करें, कंजम्पशन कम हो जाएगी, बिजली की बचत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन इस तजवीज़ में थोड़ा दम तो है ना। ये ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त नहीं कहते थे भाई मार्केटें जल्दी बंद करो, जो मार्केटें जल्दी बंद करनी चाहिए, सुबह उठे फजर के बाद कारोबार शुरू करें। यहाँ तो मार्केटें रात 1 बजे तक खुलती और शाम को खत्म बंद कर दें मगरिब के साथ, पीक आवर्स में, ताकि ज़्यादा कोई बात तो डिसिप्लिन तो हम लाने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मंसूबे बनाने पड़ेंगे, पानी से बिजली पैदा करें, न्यूक्लियर से बिजली, वो बिजली पैदा करें, तवानाई। बात यह है, अगर आप पानी से भी बिजली पैदा कर रहे हो और फिर तेल से भी पैदा कर रहे हो और फिर गैस से भी पैदा कर रहे हो, तो फिर मिक्स करेंगे ना, जब औसत कीमत कम हो जाएगी ना। ऐसा ही तो अब जिसे अब कमरे हिम्मत बांधने की बात है, लोगों को उम्मीद तो दिलाए ना,
हौसला दिलाएं भाई, ये कारखाने लगने शुरू हो गए, ये पाइपलाइन बिछनी शुरू हो गई, ये जनाब खंबे लगने शुरू हो गए ताजिकिस्तान से और जनाब ईरान से, जहां जहां से बिजली है भाई लेके आओ। सुहाने ख्वाब हैं। अच्छा सर, ब्रेक नहीं है, ब्रेक करीब आ रही है, हकीकी ख्वाब है, अल्लाह करे ऐसा हो। ब्रेक नज़दीक आ रही है, लेकिन हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात पर बात करनी है। बाबर अवान साहब ने एक बड़ा वार्निंग दी थी, 24 से 48 घंटे बड़े अहम, वो तो खैर शुक्र से गुजर गए। तो इनका एक और MNA साहब हैं, अताउल्ला साहब, पता नहीं क्या नाम है अताउल्ला एडवोकेट साहब, वो कराची में, वो फरमाने में खुद कुछ हमला कर दूंगा अगर इमरान खान को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता। मैं आपको पहले सुना देता हूँ, देखें ये एडवोकेट साहब क्या कह रहे हैं। खुदा ना खास्ता, इमरान खान साहब की जहाँ हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। देखिए क्या कहते हैं ये एडवोकेट। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? पहले तो इनको करता कोई इस बंदा है गुस्ताख का मुंह बंद, बात करने की तमीज नहीं है, रुकने कौमी असेंबली बन गए। आज ताहिर अशरफी साहब ने बड़ा हम सवाल उठाया इस नुक्ते के ऊपर। वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई बयान किसी मजहबी जमात के कारकुन की जानिब से आया होता तो मुल्क में क्या सूरत हाल होती। और यार हमें भी तो गौर करना चाहिए ना, आप मीडिया से नशर करें तब मुश्किल, अगर नशर नहीं करेंगे लोगों को पता कैसे चलेगा कि किस दर्जे के अहमक लोग हैं ये। नहीं, ये तो वायरल हो चुका है। और नशर करेंगे तो फिर लोगों के जज्बात पर अंगेख्ता होंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं, जायजा लेते हैं सूरत हाल का। नाज़रीन, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं बहाने नहीं कर रहे, हालात का मुकाबला करना है। कल से लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम हो जाएगी, 16 जून से 3 घंटे रह जाएगी, 30 जून को 2 घंटे रह जाएगी। और बता रहे हैं कि 60 रुपये फ़ी यूनिट बना रहे हैं बिजली, और 15 रुपये फ़ी यूनिट दे रहे हैं LNG प्लांट से, जो मुमकिन नहीं है देना। देखें, खुर्रम दस्तगीर, जनाब डॉक्टर मुसद्दक और शाहिद खान अब्बासी साहब, शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब भी थी, और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गोया उन्होंने पर्दा जो है वो चाक कर दिया है। ठीक, तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को एतमाद मिले, उनको हकायक बताएं ताकि गुस्सा कम हो। और अभी देखिए डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं कि जो इम्पोर्टेड कोल है ना, उसकी जगह फौरी तौर पर थार कोल इस्तेमाल किया जा सकता है। उन कारखानों को कन्वर्ट कर दें, थार कोल पे ले जाएं। और डॉक्टर तबरेज़ शामी साहब जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साबिक डीन है, उनका मैसेज आया, भाई ये जो AC है सुबह 8 बजे काम शुरू करें, दुकानें खोलें, मगरिब के साथ बंद हो जाए, और AC के इस्तेमाल को भी कम करें, पाबंदी लगा दें। ये पाबंदी तो शायद लगाना नहीं कि AC जो है किन औकात में इस्तेमाल होगा, एयर कंडीशनर 24 घंटे ना चलाए ना। तो उनका 7000 मेगावाट का जो गैप है वो पूरा किया जा सकता है। लोड मैनेजमेंट करें भाई। पहले आप देखिए जनरल ज़ियाउल-हक के दौर में ना बिजली जब जाती थी ना, एक वक्त मुकर्रा पे जाती थी और वक्त मुकर्रा पे आती थी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ खलल पड़े। ये जो गैर एलानिया लोड सबसे ज़्यादा अज़ियत है ये बहुत बड़ा, कारोबार के लिए भी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, आम मामूलात के लिए भी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। आप बता दें किस वक्त बिजली नहीं आएगी, हर शख्स को पता होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ करके, कुछ सब्र करके, कुछ हिम्मत कस के मुकाबला किया जा सकता है। आगे की उम्मीद दिलाएं। हमने आज बात करनी थी फ़ारूक हबीब साहब से, क्योंकि ये जो अताउल्ला साहब ने खुदकुश हमले के बारे में बात की, फिर जो खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स का बात, खान साहब की जो हिफाजत तो होनी चाहिए ना यार। जैसे वजीर आजम की सिक्योरिटी है, जैसे सदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, वैसे खान साहब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। खान साहब की भी जिम्मेदारी, उनसे ताउन करें, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी। भारत में जो तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के सिलसिले में जो इंडिया में पागल और इंडिया के अंदर पागल एक से एक बढ़ के पागल मौजूद है, उसके ऊपर कल बात करेंगे इंशाल्लाह। कल बात करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।